हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? जोरों शोरों से? बढ़िया लेवल पे? डे 1 डे 2 रिवाइज किया? बढ़िया स्कोर कर पा रहे हैं ना? आज फिर से चैलेंज है आपके लिए। आउट ऑफ 40 35 प्लस स्कोर तो करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मिलेंगे आपको एज इट इज, है ना। तो अगर यहां बढ़िया स्कोर करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। आइए देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI मैराथन डे 3 टॉप 40 क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। सिलेबस पता है ना? सिलेबस को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है ना? रिवीजन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी इसी में से ही आएंगे, लेकिन कितने अच्छे से आपने रिवाइज किया है ये मैटर करेगा एग्जाम में। यस, वो कैंडिडेट्स जो लो फील कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स जिनको लग रहा है कि मैक्सिमम स्कोर नहीं हो रहा है, वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपी पुलिस अभी भी सफिशिएंट टाइम है, 10-10 घंटे पढ़िए, आराम से कवर अप कर लेंगे, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन डेडिकेशन तो दिखाना ही होगा। यस, कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI या प्रोग्रामर ग्रेड 2 किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, MCQs, टॉपिक वाइज सब कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपके पास में वो मटेरियल होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और उन्हें बार बार पढ़ के ही आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर का पेपर इतना आसान नहीं आएगा, याद रखिए, इन डेप्थ लेवल पे पेपर आएगा, और उसको आपको बहुत आसानी से करना है अपनी नॉलेज के दम पर। यस, चलिए, ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41। क्या होगा इसका आंसर? लगभग सभी कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया था कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6? IPv6 का पता आकार क्या होगा? और आप जानते हैं दैट इज 128 बिट। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मालूम है ना? IPv4 को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। IPv6 जो कि आपका किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस, NIC कार्ड एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, डेटा लिंक लेयर दैट इज मैक एड्रेस, नेटवर्किंग लेयर दैट इज IP एड्रेस। याद है ना? गलत तो नहीं करेंगे? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो या SI ASI का हो या प्रोग्रामर का ही क्यों ना हो, पता नहीं क्यों सुपर कंप्यूटर हर एक एग्जाम में ये पूछते हैं। सुपर कंप्यूटर से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। क्वेश्चन क्या है? हु डिजाइन्ड सुपर कंप्यूटर इन 1960 एट कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन CDC? 1960 के दशक में कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन में सुपर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? फाउंडर कौन है, पापा कौन है सुपर कंप्यूटर के? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली या सीमर क्रे? एलन ट्यूरिंग ने तो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, है नहीं, सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज तो पापा ऑफ कंप्यूटर है, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। टिम बर्नर्स-ली की अगर हम बात करें तो ये HTTP, TCP/IP, HTML इन सब के पापा हैं। और सीमर क्रे हैं आपके किसके? सुपर कंप्यूटर के पापा। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? है ना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर्स में, तो आंसर क्या होगा? सीमर क्रे। अब जरा इधर आओ, फोकस करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आंसर क्या होगा? CDC 6600।
ये पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, किस ईयर में, 1960s यानी 1964 में, 1964 से 1965 में बनाया गया, है ना, ये एक साल बनने में लगा इसको, क्रेवन। फिर इसी के बाद जब 1964 में ये सक्सेसफुली बन गया तो फिर इसके बाद एक और बनाया गया, दैट इज क्रेवन 1976 में। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अगर ऑप्शन में CDC 6600 गिवन है तो ये होगा, और अगर ये गिवन नहीं है तो क्रेवन होगा। समझ में आ गया। और ये दोनों अगर गिवन है तो भी आंसर क्या होगा, CDC 6600, क्योंकि सही मायने में जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600 है। यस, किसने बनाया, मिस्टर सीमर क्रे के द्वारा बनाया गया। कहां पर बनाया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में इसको बनाया गया उसका नाम है CDC, जो अभी आपने देखा, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, CDC में CDC 6600 ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया। समझ में आ गया, तभी इसका नाम क्या रखा गया, CDC 6600 1964। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर तो क्या बता पाएंगे, जी हां, ये होगा परम 8000, है ना, दिस इज परम 8000 इंडिया का। परम पद्मा, परम 8000 ऐसे ही तो नाम है इंडिया के सुपर कंप्यूटर के। तो परम 8000, और ये कब बनाया गया, 1991 में। ठीक। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर बनाने वाले पापा कौन है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। भाटकर जी हैं, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। क्लियर। इन दोनों की फोटो भी हमने लगा दी है, नमस्कार कर लीजिएगा, है ना। ऊपर वाले हैं सीमर क्रे और नीचे वाले हैं इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने वाले डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। समझ में आ गया, गलती तो नहीं करेंगे। आगे देखिए, विच इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा परम युवा नहीं, परम 8000 जी हां, परम बायोक्रोम नहीं, परम पद्मा नहीं। सो दी करेक्ट आंसर इज परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का पहला। नेक्स्ट, विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये अगर पूछ ले कि कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो आंसर क्या होगा, फ्रंटियर, ईगल, फुजाकू या एल कैपिटन। बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज एल कैपिटन। ये है अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। लोकेटेड कहां ये स्थित है इस समय, लॉरेंस विश्नोई नहीं, दैट इज लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी इन यूएसए। यानी अमेरिका के किस लैबोरेटरी में यह स्थित है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी, LLNL। समझ में आ गया। तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी अमेरिका में यह स्थित है। नाम क्या है, एल कैपिटन। याद रहेगा ना, कितने एल हैं देख लो, एल कैपिटन, लॉरेंस, लिवरमोर, लैबोरेटरी। ठीक, तो याद रखिएगा इसको ऐसे। विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज, दुनिया का सबसे तेज तो आपने देख लिया, ये रहे एल कैपिटन। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताओ, बोलो बोलो। प्रत्युष एरावत, मिहिर या परम सिद्धि AI। टैलेंटेड तो हैं आप लोग, पता तो है। बिल्कुल सही, दैट इज एरावत, है ना। एरावत हाथी को भी बोला जाता है। तो एरावत। विच सुपर कंप्यूटर बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट, भारत का सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, दैट इज एरावत। और ये एरावत कहां पर इंस्टॉल है, कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर है पुणे में, CDAC इन पुणे, है ना। कहां पर रखा गया है इसे, CDAC पुणे में इसको रखा गया है। इंस्टॉल्ड का मतलब होता है लोकेटेड, है ना। कहां पर ये इंस्टॉल है, कहां ये लोकेटेड है, तो आंसर है इन पुणे। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रोग्राम असाइन 8 बिट टू अ पिक्सल
that pixel can display one of up to dash color. very very important one. पिक्सल से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. जब कोई प्रोग्राम किसी पिक्सल को 8 बिट्स प्रदान करता है तो वह पिक्सल अधिकतम कितने रंगों में से एक को प्रदर्शित कर सकता है. आंसर क्या होगा? कभी भी अगर बिट्स दिए हैं और आपसे पिक्सल पूछे गए हैं कैन डिस्प्ले अप टू हाउ मेनी कलर, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 8. और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होगा? 256. क्या ऑप्शन में है? जी हां. अब यहां पर 8 की जगह पर कुछ भी दे दे, कितनी बिट्स दे दे, बस आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है? 2 की पावर n, और जितनी बिट्स होंगी वो n में रख दीजिएगा और आंसर जेब में रख के घर ले जाइएगा. समझ में आ गया? कर लेंगे इसको. वेरी गुड. द सेल रेफरेंस B$9 is an example of which type of cell referencing in MS Excel 2024? बताइए. सेल संदर्भ B$9 MS Excel 2024 या किसी भी वर्जन की बात करें में किस प्रकार के सेल रेफरेंसिंग का एक उदाहरण है? मैंने आपको बहुत बार बताया है सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3. जय श्री राम. राम का मतलब रेफरेंस. सेल रेफरेंसिंग रिलेटिव. आर क्या है? रिलेटिव. एब्सोल्यूट और मिक्स्ड. रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड. $B या $9, एक अगर डॉलर लगा हो, है ना, यहां कितने डॉलर लगे हैं? एक. तो क्या होगा? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. जिसने भी गलत आंसर दिया है ना, पाप पड़ेगा तुम लोग को. कितनी बार मैंने आपको बताया है? रिलेटिव क्या होगा? A1, जिसमें कोई डॉलर नहीं है. एब्सोल्यूट क्या होगा? जिसमें रो और कॉलम दोनों को लॉक किया गया है, दोनों के आगे डॉलर का यूज किया गया है. और मिक्स्ड का मतलब या तो $B9 होता तो भी मिक्स्ड होता, $9 है तो भी मिक्स्ड है ना. जैसे $A1 या $1. लेकिन ये डॉलर का साइन हम यूज क्यों करते हैं MS एक्सेल में? रोज या कॉलम को लॉक करने के लिए, ताला लगाने के लिए, ताकि वो रो हमारी क्या हो जाए? लॉक हो जाए, फिक्स हो जाए, या कॉलम फिक्स हो जाए, या दोनों फिक्स हो जाए, है ना. तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, गलत मत करना. अ मॉडम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ. मॉडम का मतलब नेटवर्किंग डिवाइस में आप जानते हैं मॉडम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. एक मॉडम एक टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा हुआ है. किस तरीके के पोर्ट का इस्तेमाल करता है मॉडम? एंड द आंसर इज सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है दोस्तों जिसे इनपुट आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं, है ना. IO, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी होती हैं? 9. अब एग्जाम में सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो इधर आओ, अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो एक बार पढ़ लो. क्या क्या आपको याद रखना है? सीरियल पोर्ट डिवाइसेस का मतलब, जैसे आजकल जो पोर्ट होते हैं वो ना तो सीरियल है ना तो पैरेलल है. USB पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस है. लेकिन पहले समय में जो पोर्ट यूज होते थे वो सीरियल और पैरेलल होते थे. सीरियल जो थे वो 9 पिंस के थे और जो पैरेलल पोर्ट थे वो कितने पिंस के थे? 25 पिन. अब इन दोनों पोर्ट्स को हटा के USB पोर्ट कर दिया है. लेकिन एग्जामिनर कहता है हम तो वही पूछेंगे जो पहले था, है ना. तो जरा पूछ लो क्या क्या यहां इंपॉर्टेंट है कि सीरियल पोर्ट से कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं और पैरेलल पोर्ट से कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं. तो सीरियल पोर्ट से क्या कनेक्ट हो सकता है? राउटर, मॉडम, CCTV कैमरा या सिक्योरिटी कैमरास, माउस एंड कीबोर्ड. इनमें से कोई भी पूछें तो आंसर क्या होगा? सीरियल पोर्ट. पैरेलल पोर्ट डिवाइसेस कितने पिन की होती हैं? 25. और इनसे कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी? प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव्स, CD-ROM ड्राइव्स, ये सब आपकी पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस. तो याद रखिएगा, राउटर, मॉडम, सिक्योरिटी कैमरा, माउस, कीबोर्ड, ये सीरियल है जिसे मेल पोर्ट भी बोलते हैं और पैरेलल पोर्ट को फीमेल पोर्ट बोलते हैं. यस. तो सीरियल पोर्ट क्या है? राउटर, मॉडम, सिक्योरिटी कैमरा, माउस और कीबोर्ड,
जबकि पैरेलल पोर्ट क्या है, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव या सीडी रोम ड्राइव्स। पिन भी याद रखना, सीरियल 9 पिन और पैरेलल 25 पिन। सीरियल का मतलब क्या होता है, एक समय पर एक बिट ट्रांसफर होनी, लेकिन पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक समय पर 8 बिट्स का 8 बिट्स एक ही समय पर ट्रेवल हो रही है पैरेलल फैशन में, दैट इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट, है ना। तो पैरेलल पोर्ट आपका ज्यादा फास्ट होता था। सीरियल पोर्ट का यूज माउस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए करते थे बेसिकली, है ना। ये जो डिवाइसेस हैं, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था, मॉडेम, आंसर क्या हो गया था, सीरियल पोर्ट। अब कोई भी पूछ लें, गलत मत करना। नेक्स्ट, इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। OSI मॉडल आप जानते हैं, दो तरीके के नेटवर्किंग के मॉडल हैं, एक TCP/IP मॉडल और एक OSI मॉडल। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स। TCP/IP में कितनी हैं, पहले के समय 4 थी, जिसको अब OSI मॉडल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 5 कर दिया गया है ना। आप जानते हैं, पढ़ा है आपने। डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट ये किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। वो डायलॉग को मेंटेन कर पाए, वो टोकन को मैनेज कर पाए, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग वाली एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, अगर सेशन एक्सपायर हो जाता है, लंबे समय तक यूज ना करे, तो सेशन क्या होता है, अपने आप एक्सपायर कर देता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ सेशन लेयर, जो डायलॉग को कंट्रोल कर रहा है और टोकन को मैनेज कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, which of the following device is used to connect two system, especially if the system use different protocol। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर यदि प्रणालियां अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करती हैं। डिफरेंट, अगर अलग अलग प्रोटोकॉल दिया होगा तो आंसर क्या होगा, गेटवे। बताया था ना क्वेश्चन में, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, ऐसा अगर दिया होगा तो आंसर क्या होगा, गेटवे। लेकिन इसकी जगह अगर सिमिलर दे दे, सिमिलर प्रोटोकॉल्स, सिमिलर नेटवर्क, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज। रिकॉल हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255, 255, 255 और 248। बताओ, सबनेट मास्क 255, 255, 255.248 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। कैसे निकालेंगे कितने होस्ट कॉन्फ़िगर, होस्ट का मतलब होता है सर्वर। कैसे निकालेंगे, हर एक बिट 255 की होनी चाहिए, लेकिन आखिरी वाली जो ऑक्टेट है, क्या ये 255 की है, नहीं। क्या करेंगे, 255 से आखिरी वाली ऑक्टेट 248 को माइनस कर देंगे, है ना। ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहां क्या दिया हुआ है, 248। कितना कम है 255 से, 255 से अगर आपने माइनस किया तो ये आ गया 7। लेकिन क्या आंसर 7 होगा, जी नहीं। 7 -1 एक बिट यूज करते हैं पैरिटी बिट के लिए, एरर करेक्शन के लिए। तो 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। तो जब कभी भी आपको आईपी एड्रेस गिवन हो और आपसे होस्ट पूछे जाए, है ना, कितने होस्ट, तो क्या करेंगे, आखिरी वाली ऑक्टेट 248 या जो भी नंबर गिवन है उसको 255 से माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या आ गया, दैट इज 6। समझ में आया। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कर लेंगे ना, गुड। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ 192.168.10.51 इज द नेटवर्क आईडी एज्यूमिंग अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। बताओ, 192.168.10.51 का कौन सा भाग नेटवर्क आईडी है जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क मानता है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी आईपी एड्रेस दो भागों में डिवाइडेड होता है। एनी आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी।
किसमें? नेटवर्क आईडी में और होस्ट आईडी में। लेकिन कौन सी नेटवर्क आईडी और कौन सी होस्ट आईडी, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे, अगर आईपी एड्रेस क्लास ए में आ रहा है तो पहली ऑक्टेट आपकी नेटवर्क आईडी होगी, बाकी की 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी। अगर आईपी एड्रेस क्लास बी में आ रहा है तो 2 आपकी ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होंगी और बाद की 2 होस्ट आईडी होंगी। अगर क्लास सी में आ रहा है तो शुरुआत की 3 आपकी नेटवर्क आईडी और बाकी की आपकी होस्ट आईडी। क्लास डी और ई में तो नेटवर्क और होस्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई रिजर्व होता है एक्सपेरिमेंट पर्पस से। यस, ये बात भी आप जानते हैं। अब ये किस क्लास में आता है, अगर आपको ये पता होगा तो क्या नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बता लेंगे? जी हां, आप जानते हैं 192, ये वाला नंबर हमें देखना है। और ये किस रेंज में आता है क्लास के लिए? इसके लिए आपको क्लासेस की रेंज पता होनी चाहिए। तो 192 किस में आएगा? क्लास सी में, है ना। देखो, क्लास ए क्या है? 0 से 127, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239, क्लास ई 240 से 255। यही होता है ना। तो ये किस में आया? क्लास सी में। क्लास सी के केस में नेटवर्क आईडी आपकी कितनी है? स्टार्टिंग की 3 ऑक्टेट आपकी नेटवर्क आईडी है, यानी 3 का मतलब 192, 168 और 10, ये आपकी नेटवर्क आईडी हो गई। और 51 आपकी होस्ट आईडी हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में होस्ट आईडी पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता? 51, है ना, ये आपकी होस्ट आईडी है। नेटवर्क आईडी पूछा है तो आंसर क्या होगा? स्टार्टिंग की 3 ऑक्टेट यानी 192, 168 और 10। क्या कहीं गिवन है? जी हां, ये गिवन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? तो सबसे पहले नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखना होगा कि ये किस क्लास में आता है। तो आपने क्लास समझ ली कि 192 का मतलब क्लास सी में है, 192 से 223। क्लास सी में क्या होता है? 3 आपकी यानी 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होती है और 1 होस्ट आईडी होती है। तो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हो गए? नेटवर्क आईडी, 192, 168 और 10। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, मिन टर्म सिग्मा ऑफ m 1356 इज इक्वल टू विच मैक्स टर्म? बताइए, न्यूनतम पद सिग्मा m 1356 किस अधिकतम पद के बराबर होंगे? अगर यहां 1356 है तो हम मान सकते हैं कि यहां कुल कितने वेरिएबल्स यूज किए गए होंगे? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स का मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, है ना, दैट इज कॉल्ड 8। और 8 का मतलब इसकी जो रेंज रही होगी वो 0 से 7 रही होगी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर्स बाय डिफॉल्ट गिवन है वो 0 से 7 गिवन है, क्योंकि 1, 3, 5, 6 का मतलब कम से कम यहां पर 3 प्रकार के वेरिएबल्स ए बी सी या एक्स वाई जेड होंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं 3 वेरिएबल्स का मतलब 2 की पावर 3 यानी 8। 8 का मतलब रेंज कितनी रही होगी? 0 से लेकर 7। तो यहां पर जो नंबर्स बाय डिफॉल्ट गिवन है वो 0 से 7 गिवन है। अब 0 से 7 में मिन टर्म हमें दे दिया गया है और मैक्स टर्म पूछ लिया गया है। तो जो नंबर मिसिंग है क्या वो मैक्स टर्म हो जाएगा? जी हां। तो 0 से 7 में कौन कौन से नंबर मिसिंग है? 0 मिसिंग है, 1 गिवन है, 2 मिसिंग है, 2 लिख लो, 3 गिवन है, 4 मिसिंग है, 4 लिख लो, 5 गिवन है, 6 गिवन है, 7 नहीं है, 7 लिख लो। तो आंसर क्या आ गया? मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो पाई कैपिटल M 0247 यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। जो मिन टर्म होता है उसको सिग्मा और स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो मैक्स टर्म होता है उसको कैपिटल M और पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो आंसर इज 0247। नेक्स्ट, 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 15th कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद है यूपी पुलिस को, है ना। जरा करो सॉल्व इसको। कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या A01 बेस 16 का 15वां पूरक क्या होगा?
मैंने आपको तरीका बताया है 15th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जो नंबर गिवन है वो लिख लेना होगा। ये याद रखना होगा हेक्साडेसिमल में कि A का मान 10 है, B का 11 है, C का 12 है, D 13 होता है, E 14 होता है और F 15 होता है। तो जो हेक्साडेसिमल है वो 0 से लेकर 9 और A से लेकर F यानी 10 से लेकर 15 तक होता है। ये बात आप जानते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा 16, रेंज क्या होगी 0 से लेकर 15 तक। A01 का मतलब अगर ये हेक्साडेसिमल है तो पहले 15 15 15 लिख लेंगे A01 के ऊपर, इसकी खोपड़ी पर, और A की जगह पर क्या लिखेंगे 10, बाकी 01 की जगह पर 01। अब माइनस कर देंगे, 15 को 10 में से माइनस करिए, 15 को 0 में से माइनस करिए, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करना है। आप माइनस कर दीजिए। तो 15 में 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, 15 में 0 15 और फिर 15 में 1 क्या आएगा 14। यानी आप इसको क्या लिखेंगे 5, 15 और 14 माइनस करके, है ना। 15 से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, 15 से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 15 और 15 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। 5, 15 और 14 आ गया हमारे पास में। ठीक, अब 5 की जगह पे तो 5 रहेगा, 15 की जगह पर क्या लिखेंगे F, ये लिख दिया, और 14 की जगह पर क्या लिखेंगे E, ये लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया 5FE। क्या कहीं गिवन है? जी हां, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। समझ में आ गया कैसे करेंगे? तो 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 15 15 15 लिख लेना होगा। इस प्रकार जितने यहां पर गिवन है उतने 15 आ जाएंगे उसकी खोपड़ी के ऊपर, सिर पे, है ना। अब ये A01 गिवन था, ये कर लिया। अब अल्फाबेट को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इस फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। A की जगह पर 10 और बाकी जो गिवन है 01 वो ऐसे ही माइनस कर देंगे इन दोनों को, जो आएगा उसको फिर से इस फॉर्मेट में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 5FE दैट इज द आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू स्टोर मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हमें कितने डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट है? मैट्रिक्स को संग्रहित करने के लिए हमें डैश आयामी सरणी की आवश्यकता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स गाइस? रोज एंड कॉलम्स, है ना। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किससे मिलकर बनती है? रोज और कॉलम से। तो हमें मिनिमम यानी कम से कम कितनी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है? 2 डायमेंशन की, है ना। एक रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 2 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 2 डायमेंशन इज द राइट वन। या तो रो होगी, पहला डायमेंशन क्या होती है? रो। दूसरा डायमेंशन क्या होगा? कॉलम। और एरे कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की, एक सिंगल डायमेंशनल और एक मल्टी डायमेंशनल, है ना। इसी को हम लोग 2 डायमेंशन भी बोल देते हैं, 3 डायमेंशन भी बोल देते हैं। तो एक तो सिंगल होगी और दूसरी क्या होगी? मल्टी डायमेंशन, जिसे 3 डायमेंशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। मेमोरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, है ना, या फिर कैशे मेमोरी, रजिस्टर, रजिस्टर के टाइप से, है ना। तो ये बेसिक्स है, उम्मीद है ये तो आपको आता ही होगा। इसमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो हम जानते हैं सबसे पहले फास्टेस्ट के केस में हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है? रजिस्टर। क्या दिख रहा है? मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर इज द फास्टेस्ट। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं होता फिर क्या हो जाता आंसर? कैशे। और अगर कैशे भी नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? रैम। इसका मतलब सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? रजिस्टर को। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कैशे, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो रैम। समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू। बताइए, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कह रहे निम्नलिखित में से सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? परिणामों। सीपीयू में रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज होता है,
और वो कौन सा रजिस्टर है? दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसमें रिजल्ट हमारा स्टोर होता है। क्या एक्यूमुलेटर गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही जवाब। क्लियर है? तो रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा? जैसे 2 + 3 5, ये 5 कहां पर स्टोर हो रहा है? दैट इज इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? कह रहा कौन सा ऐसा रजिस्टर है निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता रखता है ना? जैसे आपकी जो रेलगाड़ी होती है, वो डिब्बे आपस में कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे के, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये कौन बताएगा? ये कौन होल्ड करके रखेगा एड्रेस? दैट इज द पीसी, यानी प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रोग्राम काउंटर। यस, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 42500? अगेन यूपी पुलिस को बड़ा पसंद है 8th कॉम्प्लीमेंट, है ना? अभी 15th कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने सीखा था, देखा था क्वेश्चन। अब 8th कॉम्प्लीमेंट जरा बताओ। ऑक्टल संख्या 42500 का 8वां पूरक क्या है? कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। क्या? अगर क्वेश्चन में आखिरी में 00 है तो वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी पहला स्टेप, अगर 00 गिवन है तो कॉपी पेस्ट कर दो। फिर 00 के राइट हैंड साइड में जो नंबर है, पहला नंबर क्या है? 5, इसको 8 में से माइनस कर दो। 8 में से ही क्यों? क्योंकि 8th कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो 8 - 5 क्या होगा? 3। 8th कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 7। अब बचे हुए नंबर को 7 से माइनस कर दो। बचे हुए नंबर क्या है? 42। तो 77 - 42 क्या आ जाएगा? 35। या तो 7 - 2 करो, फिर 7 - 4 करो, है ना? इससे अच्छा 77 - 42 कर दें। क्या आ गया? 35। अब नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिख दो, 35300, दैट इज द आंसर। 35300 क्या कहीं गिवन है? जी हां, ये गिवन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से बता दे, है ना? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला काम क्या होगा? अगर 0 गिवन है तो 0 पहले लिख देंगे एज इट इज, फिर 0 के जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 8 में से माइनस, तो 8 - 5 क्या हो गया? 3। बचे हुए नंबर को 7 में से माइनस, तो 77 - 42 35, और नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है आंसर, यानी 35300, दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, अगर समझ में आ गया तो ये करके दिखाओ। What would be the 8th complement of the octal number 5670? ऑक्टल संख्या 5670 का 8वां पूरक क्या होगा? ये करके दिखाओ। करो करो करो, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेप क्या है? 0 दिख रहा है? दिख रहा है, छाप दो, छप गया। ठीक, अब इसके बगल वाला नंबर क्या है? 7। 8 में से माइनस कर दो, 8 - 7 1। बचे हुए नंबर को 7 में से माइनस कर दो। बचे हुए नंबर क्या है? 56। 77 - 56, दैट इज 21। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, यानी 21 1 और 0 लिख दो लिख दो लिख दो। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? जी हां, यानी 21 ये होगा ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, 2110, ये बन जाएगा करेक्ट जवाब, ये नहीं है। ठीक, कोई डाउट? कर लेंगे आसानी से, बहुत बढ़िया। 2110 2110। नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लो। व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 777? है ना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कहते हैं सर अगर 0 नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? हवन करेंगे। अगर 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 0 को कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, जब 0 दिखा ही नहीं तो कॉपी पेस्ट करेंगे ही नहीं, यानी अब उसके बाद से शुरू कर देंगे। इस वाले नंबर को, पहले नंबर को 8 में से माइनस कर देंगे,
बचे हुए दोनों नंबर को 7 में से माइनस कर देंगे, यानी 8 - 7 1 आ गया, 77 - 77 कर देंगे, 0 0 आ जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लिख देंगे 0 0 1। क्या कहीं दिख रहा है? जी हां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर लगा देंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 0 0 1। समझ में आ गया? क्या कठिन है? नहीं। क्यों कठिन नहीं है? है ना, क्योंकि सचिन सर आपको बता रहे हैं कितना प्यारा तरीका है सॉल्व करने का, और आप लोग तो स्मार्ट हैं, है ना, तुरंत ग्रैस्प कर लेते हैं चीजों को। आओ जरा ये करो। डैश सिंबल विल रिक्वायर अ यस और नो रिस्पॉन्स इन दी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में डैश प्रतीक के लिए हां या नहीं प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। फ्लो चार्ट में बताइए यस या नो के लिए किसका यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट का नाना नाना, प्रोसेस नहीं, टर्मिनेटर जी नहीं, डिसीजन जी हां। तो यस या नो के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिसीजन बॉक्स का। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डिसीजन इज द राइट वन। नेक्स्ट, अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। अब देखो फ्लो चार्ट के टाइप्स होते हैं और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विस्तृत फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? डिटेल्ड फ्लो चार्ट। डिटेल का मतलब कि इतनी बारीकी से उसका इंस्पेक्शन किया जाए कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और जब हम किसी भी चीज का बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो इसका मतलब कोई माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत डिटेल्ड में। तो यानी आंसर क्या बनेगा? माइक्रो। अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड अ माइक्रो। विस्तृत फ्लो चार्ट किसे बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो वन। समझ में आया? विस्तृत डिटेल्ड होगा तो आंसर क्या होगा? माइक्रो। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करें, डैश फ्लो चार्ट शोज द आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा कौन सा फ्लो चार्ट है जो सिर्फ मेन सेगमेंट, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखता है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है? तो आंसर हो जाएगा मैक्रो। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो, सिर्फ मेन चीजों की बात हो, सिर्फ मुख्य खंडों की बात हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो। लेकिन अगर डिटेल्ड इंस्पेक्शन की बात हो, विस्तृत, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रो इज द करेक्ट वन, है ना। माइक्रोस्कोप से याद रख सकते हैं। ये दो चीजें समझ में आई कि कब मैक्रो होगा कब माइक्रो होगा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। तीसरा देखो, डैश फोकस ओनली अ पार्ट ऑफ द मैक्रो लेवल। कह रहा अब ऐसा कौन सा है जो मैक्रो लेवल के पार्ट पर फोकस कर रहा है? यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको हमने मैक्रो कह दिया। अब मैक्रो को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर है दैट इज मिनी। मिनी क्या करेगा? मैक्रो के पार्ट को एक्सप्लेन करेगा। जो हमने मैक्रो में लिया उसके पार्ट को एक्सप्लेन कौन करेगा? दैट इज कॉल्ड मिनी। समझ में आ गया? गलत मत करना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर से देख लो, है ना, तुम लोग का भरोसा नहीं, दगा दे देते हो तुम लोग, धोखेबाज हो। देखो जरा, अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट, है ना, डिटेल में फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज होगा? माइक्रोस्कोप, माइक्रो, है ना। तुम लोग को बस ये बोलना होगा एग्जाम के बाद, शिट सर पढ़ाया तो था गलत हो गया, है ना। ये नहीं जानते हैं कि उस शिट का कितना बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा। एक एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब कितना पीछे चले जाएंगे आप कैंडिडेट से, है ना। तो बहुत अलर्ट होके करना है। डिटेल्ड फ्लो चार्ट क्या हो गया? माइक्रोस्कोप। आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, सिर्फ आउटलाइन को जो फोकस करे वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। और जो मेन सेगमेंट में, यानी जो मैक्रोस को फोकस करे, जो मेन सेगमेंट को ही सिर्फ फोकस करे एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में, ये क्या हो जाएगा? दैट इज मिनी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डैश इज एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेस इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई इंस्टाग्राम कैसी एल्गोरिथम को फॉलो करता है ना, जानते हैं ना किस प्रकार की वीडियोस आपको ज्यादा मिलती हैं देखने को, तो कहते हैं भाई इंस्टाग्राम जो है वो ऐसी एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, तभी व्यूज आएंगे, है ना, तभी लोग देखेंगे। लेकिन गूगल कैसी एल्गोरिथम को फॉलो करता है ये बता दो। इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है वो तो बैड एल्गोरिथम है, लेकिन जो गूगल सर्च की एल्गोरिथम है
वो बेस्ट एल्गोरिथम है। और गूगल सर्च करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होगी वो कौन सी होगी? पेज रैंक यूज होगी। समझ में आ गया? यानी गूगल सर्च जिस एल्गोरिथम पर काम करता है, देखो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस तो आपको क्लियर है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? सिंबल्स में एक्सप्रेस करना। एल्गोरिथम का मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना, लाइन बाय लाइन, है ना, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। तो गूगल सर्च इंजन जिस एल्गोरिथम पे काम करेगा वो कौन सी होगी? पेज रैंक। डैश डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड बायरन रोड द फर्स्ट एल्गोरिथम। कह रहा, जरा ये बता दो दुनिया की जो पहली एल्गोरिथम है वो लिखी किसने है ना? ये भी बहुत फेमस है। कवि लॉर्ड बायरन की बेटी ने पहली एल्गोरिथम लिखी। इनका नाम क्या है? एडा लवलेस, ग्रेस हॉपर, रेडिया पर्लमैन या मार्गरेट हैमिल्टन। बिल्कुल सही है ना, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ये है ब्यूटी विद ब्रेन, फर्स्ट एल्गोरिथम या फर्स्ट प्रोग्राम। पहला सॉफ्टवेयर भी इन्होंने लिखा और पहली एल्गोरिथम भी इन्होंने लिखी। कौन है ये? एडा लवलेस है। जी हां, एडा लवलेस, है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमेन गाइस। यस, देखो पहला सॉफ्टवेयर, पहला प्रोग्राम, पहली एल्गोरिथम लिखने वाली जो महिला है वो है एडा लवलेस, है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त कौन सी है? अगर हम डिलीट कर रहे हैं क्यू से तो क्या हम ये देखेंगे कि अंडरफ्लो की कंडीशन ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ भी ना हो क्यू में और हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? वी हैव टू चेक द अंडरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट, क्यू कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट। कह रहा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्या इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं? क्यू का उपयोग किसको कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है? हम जानते हैं क्यू का इस्तेमाल करते हैं बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और रेडिक्स सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीएफएस एंड रेडिक्स सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को कार्यान्वित यानी इंप्लीमेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस। क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति को क्या बोलते हैं? फ्रंट 0 है, रियर 1 है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स। एक तो फ्रंट में 0 लगा हुआ है और रियर यानी पीछे के साइड 1 है, तो कुल कितने एलिमेंट्स होगा यहां पर? 2 एलिमेंट। क्या 2 एलिमेंट इन अ क्यू दिया है? जी हां, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, 2 एलिमेंट्स इन अ क्यू। जरा देख लो कैसे। फ्रंट में 0 है ना, ये आपका फ्रंट है और ये कितना है? 0। रियर यानी पीछे के साइड, यहां से पीछे कितना है? 1 एलिमेंट, 1 गिवन है, दैट इज 30 मान लेते। तो कितने एलिमेंट टोटल गिवन है यहां पर? दैट इज 2। आंसर इज 2 एलिमेंट्स इन अ क्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है? डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव आपके कैसे होंगे? लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल सही, दैट इज अ ग्राफ विच इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो लीनियर में क्या क्या आ जाएगा? एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर में क्या आ जाएगा? जैसे आपका ग्राफ, है ना, दैट इज अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इन एन एरे डिक्लेरेशन int array 5 बराबर 1, 2, 3, what will be the value of array 3? array index 3, है ना, ये क्या होता है? इंडेक्स की पोजीशन होती है, थर्ड एलिमेंट। क्या यहां पर थर्ड है? 0 पोजीशन पर 1 है, 1 पोजीशन पर 2 है और फिर 2 पोजीशन पर 3 है। 3 तो गिवन ही नहीं है। अगर गिवन ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन। समझ में आया? अगर यहां पर एरे 1 पूछ रहा होता तो 2 आंसर हो जाता, एरे 0 पूछ रहा होता तो 1 आंसर हो जाता, एरे 2 पूछ रहा होता
तो 3 आंसर हो जाता है ना, 0 1 2 इंडेक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन 3 तो यहां पर है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0। आप है हीरो। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे 2 बी इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इंट एरे 10 20 30 40 50। कितना आसान है, एरे 2 का मतलब 0 पे 10 है, 1 पे 20, तो 2 पे 30, 2 पे 30, तो ये हो गया हमारा आंसर और ये रहा करेक्ट जवाब, लगा दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, डैश आर एन एरे ऑफ 2D एरे। कह रहा है डैश 2D सारणियों की एक सारणी है। 1D एरे, 3D एरे, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। 2D एरे के बाद में क्या आएगा, 3D एरे, रोज कॉलम्स और फिर पेजेस और सेगमेंट वाला पार्ट। तो यानी करेक्ट आंसर है 3D एरे। डैश आर एरे ऑफ 2D एरे। 2D एरे के एरे से क्या बनेगा, 3D एरे। 3D एरे का मतलब रोज और कॉलम्स तो होते हैं हमारे 2D एरे में मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, और 3D एरे में क्या हो जाएगा, पेजेस और सेगमेंट भी बढ़ जाएंगे। रोज और कॉलम्स के बाद लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, पेजेस सेगमेंट ले लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। अ 3D एरे फर्स्ट 2 आर जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहे 3D एरे में पहले 2 जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब रोज और कॉलम्स। बट द थर्ड डायमेंशनल रिप्रेजेंट, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 3D सारणी में पहले 2 बिल्कुल मैट्रिक्स की तरीके से काम करते हैं, रोज और कॉलम्स, लेकिन तीसरा जो आयाम है ना, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, दैट इज ऑफ पेजेस और शीट्स। वो या तो पेजेस होगा या तो शीट्स होंगी, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 3D एरे में पहले वाले रोज और कॉलम्स हैं, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो रोज और कॉलम्स तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 2D एरे का पार्ट है। तो 3D एरे में क्या नया है आपका डायमेंशन, पेजेस या शीट एक नई डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, है ना, ये देखो 1D एरे क्या हो गया, सिर्फ रोज 1 डायमेंशन है। 2D एरे क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम से मिलकर, और 3D डायमेंशन, है ना, कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लीकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। कह रहे कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों में कॉपी करके स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। बहुत आसान, आप जानते हैं ऐसा कौन सा मैलवेयर है या मैलिशियस कोड है जो अपनी कॉपी कर रहा है, वायरस भी कर रहा है और मैलवेयर भी कर रहा है, यानी वॉर्म भी कर रहा है। वायरस भी हो सकता है और वॉर्म भी हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु दोनों रेप्लिकेट करते हैं, वायरस भी और वॉर्म भी। फर्क क्या है, वॉर्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, आत्मनिर्भर है ना, मोदी जी से बात करिए इसने, और वॉर्म क्या हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है। तो इसे किसी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। समझ में आया। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ इतना दिया होता कि अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग टू अदर प्रोग्राम, इट सेल्फ नहीं होता, सेल्फ नहीं होता, तो आंसर वायरस भी हो सकता था। डिफरेंस समझ में आ रहा है। वायरस को ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि वॉर्म को किसी प्रकार की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट, मोस्ट सुपर कंप्यूटर, देखो ट्रोजन हॉर्स तो आप जानते हैं ना, जो दिखने में बड़ा शरीफ लगे लेकिन होना, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, ट्रोजन है। रैंसमवेयर भी आप जानते हैं कि जो रिश्वत लेता है और उसके पहले फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है ना, दैट इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर, जो फाइल्स को इनक्रिप्ट करेगा, फिर हमसे क्या मांगेगा, रकम मांगेगा कि इतने डॉलर, इतने बिटकॉइन इस वॉलेट में ट्रांसफर करो, तब आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर अटैक, है ना। नेक्स्ट, मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ अधिकांश सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते, तो
तो सुपर कंप्यूटर में या तो यूनिक्स या लाइनक्स, है ना, इसी का यूज होगा। सुपर कंप्यूटर है भैया, हल्के फुल्के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज तो नहीं करेगा। और आजकल जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं वो लाइनक्स पर ही काम करते हैं। कई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज कर ले रहे हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर कौन सा यूज कर रहे हैं? लाइनक्स। तो आंसर क्या होगा? लाइनक्स, डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? वेरी इंपॉर्टेंट वन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? कंप्यूटर को सबसे बड़ा खतरा किससे है? फिशिंग से, सॉलिसिटिंग से, डॉस अटैक से या स्टॉकिंग से? करेक्ट आंसर है डॉस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस? सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट कर दी जाती है रोबोट्स के द्वारा, बॉट के द्वारा, कि सर्वर कंफ्यूज हो जाता है कि रिस्पॉन्स करें या अपने आप को बंद करें। तो सर्वर रिस्पॉन्स दे नहीं पाता और वो अपने आप को शट डाउन कर लेता है और फिर उसको हैक कर लेते हैं। इस अटैक को बोलते हैं डॉस अटैक, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है, कंप्यूटर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिशिंग क्या होता है? जो हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से, वेबसाइट को क्लोन करके डेटा को चुराना, है ना, ये सब हमारा फिशिंग होता है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग पर अटैक, ये जितने भी अटैक होते हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से, या वेबसाइट का क्लोन बना के काम करना, दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग। नेम द माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन। आसान है लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है। सर्च इंजन और ब्राउजर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जल्दी में कैंडिडेट ये भी गलत कर देता है, तो ऐसा मत करना दोस्तों, है ना। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन का नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, बिंग या टीम? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बिंग, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे फेमस सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड बिंग सर्च इंजन। Which shortcut key is used to open find and replace dialog box in MS Word? शॉर्टकट की से क्वेश्चन आएंगे, MS Word, Excel, PowerPoint, इनसे रिलेटेड, है ना, तो अच्छे से करिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस की क्या शॉर्टकट की होती है MS Word में? वही आपको याद होगा, है ना, 3 Idiots मूवी, वहां पर फाइंड एंड रिप्लेस ही कर दिया गया था, याद आया? तो वो क्या है? Ctrl+H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट, Among these select the multi-user operating system। इनमें से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। MS-DOS, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स या विंडोज 97। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? लाइनक्स, यूनिक्स, ये सर्वर को सपोर्ट करते हैं और वही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं। क्या लाइनक्स, यूनिक्स में से कुछ गिवन है? बताओ। MS-DOS है, पाल्म है, यूनिक्स गिवन है, तो यूनिक्स हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अगर लाइनक्स होता तो वो भी हो जाता। तो लाइनक्स, यूनिक्स, यही मल्टी यूजर हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कंटेन, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC में क्या शामिल है? डोमेन एड्रेस, IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस या मैक एड्रेस, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे कमेंट करके बताइएगा। NIC कार्ड की बारे में बात हो रही है और जब भी NIC कार्ड के बारे में बात होगी तो कौन सा एड्रेस होगा ये भी बताइए, और वो एड्रेस कितने बिट का होगा ये भी बताइए, और वो एड्रेस OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करेगा ये भी बताइए, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन, है ना। उम्मीद है पसंद आया होगा। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बस इन सेशंस को अच्छे से देखो। लाइक कर दो वीडियो को अगर मेहनत पसंद आ रही है तो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं और लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो भाई 10, 12 घंटे, 14 घंटे जितने पढ़ना है पढ़ो।
आखिरी का 1 महीना ही बाकी है ना। आप ले सकते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, SI ASI और प्रोग्रामर ग्रेड 2 में से कोई भी कोर्स एज पर योर जो भी आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो सारे तीनों सेशंस देखिए ना, तीनों सेशंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।